नमस्कार। इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। इकोनॉमी टुडे में आज की कड़ी में बात होगी गिफ्ट निफ्टी की, सेंसेक्स और निफ्टी के उतार चढ़ाव की, टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की, साथ ही ग्लोबल मार्केट की और तो और आगामी अंतरिम बजट में स्टार्टअप पर फोकस की। साथ ही इसके अलावा कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार उर्वरक इकाइयों, बिजली उत्पादन और औद्योगिक क्षेत्रों में खपत में वृद्धि के साथ 2024 में भारत की प्राकृतिक गैस की मांग 6% बढ़ने की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि भारत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन रहा है और पहली बार रक्षा निर्यात में शीर्ष 25 देशों की सूची में शामिल हुआ है। डीजीएफटी सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी की व्यापार स्थिति पर करेगा चर्चा। रणनीतिक व्यापार नियंत्रण विषय पर 30 जनवरी से शुरू होगा राष्ट्रीय सम्मेलन। इस सम्मेलन में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वक्ता लेंगे भाग और यूएनएससी की 1540 समिति के अध्यक्ष और एमटीसीआर के अध्यक्ष लेंगे भाग। शेयर बाजार में तेजी और नरमी निवेशकों को प्रभावित करता है। पिछले हफ्ते के कारोबारी सत्र में शेयर बाजार उतार चढ़ाव के साथ कारोबार कर रहा था। आज कारोबार के पहले दिन सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त दर्ज की गई। तो ये थी टॉप लाइंस और आइए अब बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी की। तो आइए आपको बताते हैं कि गिफ्ट निफ्टी में आज क्या रहा, क्योंकि सोमवार का दिन है और काफ़ी महत्वपूर्ण गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ऐसे में आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि गिफ्ट निफ्टी जो कि हरे निशान के साथ आज खुलता हुआ नज़र आया है। 21,630.50 जो आंकड़ा है वो नज़र आ रहा है। 90.50 की यहाँ पर बढ़त नज़र आ रही है। तो आप हरे निशान को देख सकते हैं कि यहाँ पर हरे निशान के साथ आज सोमवार का दिन है, बाजार खुलने का दिन। तो ऐसे में गिफ्ट निफ्टी में ये बढ़त नजर आई। इसके अलावा सेंसेक्स की अगर हम बात करते हैं, सेंसेक्स में भी आप देख सकते हैं कि 70,968.10 के साथ हरे निशान के साथ ये खुला है और 267.43 की यहाँ पर बढ़त नजर आ रही है। तो ये काफ़ी अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं, क्योंकि सोमवार का दिन है, बाजार खुलने का दिन है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेंसेक्स, तो जैसा कि हमने आपको दिखाया, और इसके अलावा 21,472.50 की यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हरे निशान के साथ ये खुला है और 119.90 यहाँ पर जो आंकड़ा है वो नज़र आ रहा है। तो सेंसेक्स की हमने बात की और साफ तौर पर सोमवार का दिन काफ़ी अहम होता है, क्योंकि बाजार खुलने का दिन होता है। बीते सप्ताह जो कुछ हुआ उसके बाद आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। टॉप गेनर्स की अब हम बात कर रहे हैं। टॉप गेनर्स में आप देख सकते हैं ओएनजीसी है, अडानी टेंट है, एसबीआई लाइफ है और एचडीएफसी बैंक है और सन फार्मा है। तो आप देख सकते हैं हरे निशान की तरफ ये जाता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें प्रतिशत की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ओएनजीसी जो है वो 3.03% की यहाँ पर बढ़त है। अडानी टेंट में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 2.14% की बढ़त यहाँ पर नज़र आ रही है। एसबीआई लाइफ की जब हम बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं 1.59% की। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो 1.49% की। सन फार्मा की बात कर रहे हैं तो 1.31% की। तो हरे निशान के साथ टॉप गेनर्स जो हैं उनकी हम आपको ये तमाम जो आंकड़े निकल कर सामने आए हैं आज सोमवार का दिन को, तो वो हम आपके साथ दिखा रहे थे। और इसके अलावा आप टॉप लूजर्स की बात कर लेते हैं। टॉप लूजर्स में आप देखिए कि लाल निशान के साथ किन किन की शुरुआत हुई है। सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी है, बजाज ऑटो है, आईटीसी है और डेविस लैब है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3% की, 1.27% की, 0.76% की, इसके अलावा 0.70% की और 0.38% की। तो ये तमाम टॉप लूजर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं और ये आंकड़े उन्हीं से जुड़े हुए हैं। ग्लोबल मार्केट के इंडेक्स पर भी अगर हम नज़र डालें तो इंडेक्स क्या कहता है आप देखिए कि आज यूएस मार्केट्स में क्या हाल रहे हैं। तो डो जोन्स फीचर्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि -62.86 की यहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है। लाल निशान के साथ जो यहाँ पर यूएस मार्केट है वो शुरू हुआ है। एस&पी की बात करें तो आप देख सकते हैं 4.49 की गिरावट यहाँ पर नज़र आ रही है। नैस्डैक की बात करें तो 64.02 की गिरावट यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये यूएस मार्केट का हाल है। इसके अलावा यूरोपियन मार्केट की जब हम बात करते हैं तो एफटीएससी आप देख सकते हैं 105.36 की यहाँ पर बढ़त नज़र आ रही है और हरे निशान के साथ आज खुला है।
CAC की बात करें तो 169.94 की यहाँ पर बढ़त नज़र आ रही है। उसके अलावा डेक्स की बात करें तो 54.47 की यहाँ पर बढ़त नज़र आ रही है। ये है यूरोपियन मार्केट का हाल। इसके अलावा एशियन मार्केट्स की जब हम बात करते हैं, एशियन मार्केट्स में देखिए आज क्या हाल रहा है, तो उतार चढ़ाव भरा रहा है। आप देख सकते हैं कि जैसे हरे निशान के साथ निक्की है वो 279.57 पर कारोबार कर रहा है, और उसके अलावा जो हैंग सेंग है उसमें गिरावट नज़र आई है 259.73 की, और कॉस्पी की अगर हम बात करें तो मामूली बढ़त यहाँ पर नज़र आ रही है 24.17 की। तो ग्लोबल मार्केट का ये हाल हम आपको बता रहे हैं। और आप जैसा कि देख सकते हैं, एक बार निफ्टी, एक बार फिर से हम आपको बता दें कि निफ्टी आप देखिए 21,472.50, 119.90 ये हल्की बढ़त यहाँ पर नजर आई है। और आज सोमवार का दिन है, मार्केट खुलने का दिन, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि बाजार में हरे निशान के साथ ये बाजार खुला है। ये बात रही निफ्टी की। उसके बाद अब ब्रेंट क्रूड की बात कर लेते हैं, तो आप देखिए 0.15 की बढ़त 83.70 डॉलर प्रति बैरल पर ये ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो काम कर रहा है। तो ये तो रहा बाजार का हाल। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौट कर आपको बताएंगे कि क्या है आज का फोकस। Earlier we were having DCPS system. We got transferred to NPS from DCPS. NPS was found to be more employee friendly, flexible, transparent, and beneficiary can choose their options. Transition was very smooth. NPS has created app-based systems and online systems, so everything is digitized. It's very helpful and convenient. अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और अब बात करते हैं आज के फोकस की। आगामी 1 फरवरी को सरकार का अंतरिम बजट पेश होने वाला है। बजट को लेकर तमाम उम्मीदें लगाई जा रही हैं, तमाम क्षेत्रों में विकास देखने को मिला है। ऐसे में स्टार्टअप सेक्टर को लेकर भी ये उम्मीद लगाई जा रही है कि बजट में कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। दरअसल स्टार्टअप को लेकर सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है और इसे बढ़ावा भी दिया जा रहा है। तमाम क्षेत्रों में स्टार्टअप इकोसिस्टम से बदलाव देखा गया है और दुनिया भर में भारत का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर और जानते हैं क्यों है स्टार्टअप सेक्टर इतना खास। स्टार्टअप इकोसिस्टम ने भारत का कद विश्व भर में और ऊंचा किया है। पूरी दुनिया भारत के बढ़ते हुए कद को सलाम कर रही है। ऐसे में मौजूदा सरकार के अंतरिम बजट से स्टार्टअप सेक्टर को लेकर तमाम उम्मीदें हैं। ये उम्मीदें कुछ ऐसी हैं जिनसे स्टार्टअप सेक्टर में बूस्ट देखने को मिल सकता है। साथ ही इसमें तमाम स्टार्टअप फाउंडर्स को बिजनेस करने में आसानी हो सकती है। दरअसल देश का अंतरिम बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है। ऐसे में स्टार्टअप सेक्टर चाहता है कि इस बजट में उनके लिए कुछ खास हो। ऐसा इसलिए क्योंकि देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से बढ़ रहा है और सरकार भी इसे खूब प्रमोट कर रही है। मौजूदा वक्त में भारत में रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की संख्या 1.25 लाख से भी अधिक हो चुकी है। पीएम मोदी ने भी इसको लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। भारत भी अग्रणी डिजिटल इकोनॉमी बन सकता है। दशक भर पहले तक ये सोचना भी मुश्किल था। सामान्य बातचीत में स्टार्टअप्स का नाम ही नहीं आता था। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज बच्चा बच्चा स्टार्टअप की बात करता है, यूनिकॉर्न की बात करता है। आज भारत में 1.25 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं और 100 से अधिक यूनिकॉर्न्स हैं। इनमें लाखों युवा क्वालिटी जॉब कर रहे हैं। स्टार्टअप की ओर भारत सरकार का खास फोकस है और स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
जिससे देश का आर्थिक विकास हो और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि स्टार्टअप भारत को अपनी महत्वाकांक्षी विकास संबंधी योजना से लक्ष्य हासिल करने और कुछ सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आइए इसे समझते हैं। दरअसल स्टार्टअप के जरिए युवाओं में इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके जरिए कई लोगों के जीवन में सुधार आ रहा है। स्टार्टअप के जरिए लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। इससे देश में नए उद्योग विकसित हो रहे हैं। ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। स्टार्टअप के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। दुनिया भर में भारतीय स्टार्टअप सेक्टर की ताकत का नया रूप सामने आया है। भारत में 429 से ज्यादा स्केल अप कंपनियां हैं, जिनका कुल वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 127 अरब डॉलर से ज्यादा और संचयी तकनीकी मूल्य निवेश 446 अरब डॉलर से ज्यादा है। भारत ने इन दोनों ही इन्वेस्टमेंट में यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ दिया है। भारतीय स्टार्टअप का दुनिया भर में दबदबा लगातार बढ़ रहा है। एशिया महाद्वीप के बाहर ही भारतीय स्टार्टअप्स के 50% से ज्यादा ग्राहक हैं। साथ ही भारत अब तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें 1.25 लाख से अधिक स्टार्टअप और 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। गौरतलब है कि जब किसी स्टार्टअप का मूल्य 1 अरब डॉलर को पार कर जाता है तो उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। साथ ही स्टार्टअप को डिजिटल इंडिया का लाभ भी मिल रहा है। डिजिटल इकोनॉमी युवा शक्ति की ताकत और पहचान बन रही है। और तो और लाखों युवाओं को इन कंपनियों में गुणवत्तापूर्ण नौकरियां मिल रही हैं। भारत में बिजनेस टू कस्टमर यानी B2C स्टार्टअप काफी ज्यादा सफल रहे हैं। इन स्टार्टअप ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल करे बगैर भी अरबों डॉलर की फंडिंग हासिल की है। खास बात है कि इन स्टार्टअप्स ने भारत की सीमाओं को लांघे बिना देश में ही अपने कारोबार को विस्तार देने में कामयाबी हासिल की, जिसके मुताबिक भारत में हाई लोकल कनेक्टिविटी इंडेक्स वाले शुरुआती फेज के स्टार्टअप का रेवेन्यू कम इंडेक्स वाले स्टार्टअप के मुकाबले 2 गुनी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में साफ है कि भारत की इकोनॉमी को और ज्यादा बूस्ट मिल सके, इसके लिए सरकार अंतरिम बजट में स्टार्टअप सेक्टर के लिए कुछ खास लेकर आ सकती है, जिसकी उम्मीद लगातार की जा रही है। और तो और भारत को अपनी महत्वाकांक्षी विकास संबंधी लक्ष्य हासिल करने और कुछ सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने में स्टार्टअप की महत्वपूर्ण भूमिका साफ दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो देखा आपने कि किस तरह से जो भारत के बढ़ते कदम हैं वो लगातार और ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और ये जो कद है वो स्टार्टअप से भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वैश्विक स्तर पर पूरी दुनिया में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस वक्त जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, वो भारत को एक अलग मुकाम तक पहुंचा रहा है। तो आइए हमारे साथ अब इसी विषय पर बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ संजीव जी जुड़ रहे हैं, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से हैं। बहुत स्वागत है सर आपका DD न्यूज़ में, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि अंतरिम बजट पेश होने वाला है, बजट से पहले क्या उम्मीदें लगा सकते हैं स्टार्टअप को लेकर, क्योंकि बढ़ते हुए ग्रॉस फिगर की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिकल ग्रॉस फिगर में इसका बहुत बड़ा अहम योगदान है। धन्यवाद। यहाँ ये बताना जरूरी है कि ये एक अंतरिम बजट या वोट ऑन अकाउंट है, जो मुख्यतः सरकार के जो कमिटेड लायबिलिटीज हैं उनके खर्चे हेतु पार्लियामेंट से उन्हें पास कराएगा जी। पर इसके साथ ये भी बताना बहुत जरूरी है कि इस सरकार में स्टार्टअप इकोसिस्टम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। 2016 से जब से स्टार्टअप रिकॉग्नाइज किए गए हैं तब से काफी इस विषय पर काम किया गया है और सभी हितधारकों के, स्टेक होल्डर्स के इनपुट्स का विश्लेषण करके DPIT के द्वारा वित्त मंत्रालय को साझा किया गया है। और स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो चेंजेज आएंगे उसमें बजट का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है, क्योंकि किसी भी स्टार्टअप इकोसिस्टम को बेहतर करने में उनमें जो उनके साथ जो फैसिलिटी मिलती है उनसे स्टार्टअप का काफी अच्छा ग्रोथ होता है। ऐसे में सर अगर हम देखें तो हम किन किन क्षेत्रों में देख सकते हैं कि स्टार्टअप की भूमिका तो वैसे तमाम क्षेत्रों में है, लेकिन किन किन क्षेत्रों में खास तौर पर फोकस किया जा सकता है, एक अनुमान?
देखिए, हमारे लिए तो सारे सेक्टर्स इम्पोर्टेंट हैं। जी। जब भारत को 2047 में विकसित भारत बनाना है तो सारे सेक्टर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर सेक्टर की अपनी इम्पोर्टेंस है। पर यह कहा जा सकता है कि आगे जो भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, मैन्युफैक्चरिंग आदि सेक्टर्स में अधिक ग्रोथ होगा, तो उसे फैसिलिटेट करने का हमारा प्रयास निरंतर रहता है और इसी दिशा में प्रयास जारी रहेगा। जी। सर, इनोवेशंस का कितना बड़ा योगदान आप मानते हैं, और अगर हम बात करें तो कितना बड़ा बदलाव इससे नजर आ रहा है, क्योंकि साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि जो बढ़ता हुआ कद है भारत का, उसमें स्टार्टअप की अहम भूमिका है। जी बिल्कुल, इनोवेशन जी या नवाचार कहते हैं, उससे ना केवल जो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज में इंप्रूवमेंट होता है, बट साथ ही काफी रोजगार भी पैदा होता है। मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि आज के दिन में एक जो भी स्टार्टअप नया खुलता है वो कम से कम 12 रोजगार क्रिएट करता है, और ये अभी शुरुआत है। नवाचार ही एक डिफरेंट लेवल पे आपके इकोनॉमी को ले जाएगा। जैसे जैसे इनोवेशन होंगे उसी के साथ अपने पूरे विश्व में भारत का कद बढ़ेगा, हमारी ट्रेड बढ़ेगी और साथ ही रोजगार बढ़ेगा। तो इनोवेशन का काफी रोल होता है। स्टार्टअप बाय इट्स डेफिनेशन एक ऐसा उद्यम है जहां इनोवेशन की जरूरत है और इनोवेशन किया जाता है। जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं सर कि 1.25 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड यहाँ पर स्टार्टअप हैं, जिनका जो आंकड़े भी लगातार सामने आ रहे हैं और ये लगातार और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो इस पर साफ तौर पर जब फोकस किया जा रहा है तो आने वाले समय के लिए हम कह सकते हैं इनकी संख्या तो बढ़ेगी, साथ ही साथ जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो भी और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल सही आपने कहा, जैसे जैसे स्टार्टअप बढ़ेंगे उसी के साथ इकोनॉमिकल ग्रोथ भी होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा। इनफैक्ट ये मैं बताना चाहूंगा कि भारत में बहुत सारे बिजनेस हैं जो स्टार्टअप होके बहुत बड़े हो चुके हैं, जिन्हें यूनिकॉर्न कहा जाता है। जी। आज पूरे विश्व में भारत में तीसरा विश्व का सबसे अधिक यूनिकॉर्न इकोसिस्टम भारत में है, और जो शो करता है कि इससे इकोनॉमी में जबरदस्त ग्रोथ हो रही है और साथ ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। जी। और सरकार भी इस दिशा में अपनी तरह से काफी प्रयास कर रही है। हमने करीब 57 चेंजेस लाए हैं जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत, और फंड्स की अवेलेबिलिटी कराई गई है, जिससे स्टार्टअप इकोसिस्टम को फिलिप मिल रहा है, बूस्ट मिल रहा है। जी सर, ग्लोबल मार्केट की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट की आज पसंदीदा जो सबसे उनकी पहले नंबर पर जो पसंद बनती हुई नजर आ रही है वो भारत है, क्योंकि साफ तौर पर भारत एक बड़ा मार्केट यहाँ पर क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। इसमें इनोवेशंस का साथ आना और स्टार्टअप का शुरू होना, उसमें हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो भारत का कद है वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा साफ तौर पर वैश्विक स्तर पर, क्योंकि हम जैसा कि जान रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को तीसरे पायदान पर पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की आ रही है तो वो स्टार्टअप की आ रही है। जी बिल्कुल, इनफैक्ट आज भारत का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है विश्व का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, और सरकार की पूरी प्रयास ये रहेगी कि जल्द ही भारत का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम हो वो विश्व का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम हो, जिसमें सारे जो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको एक जगह साथ लाकर सभी के हितों का ध्यान रखा जाए और इस तरह स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ाया जाए। और स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक जो सबसे बेहतरीन पहलू है कि करीब 50% जो स्टार्टअप भारत में क्रिएट हो रहे हैं वो टियर 2 और टियर 3 सिटी जो छोटे शहरों से हो रहे हैं, जिससे भारत का सर्वांगीण विकास हो रहा है
और साथ ही करीब 50% स्टार्टअप्स ऐसे जी। हैं जिनमें महिलाएं डायरेक्टर है, जी। जो ये दिखाता है कि भारत में पूरी तरह से स्टार्टअप का एक समन्वित विकास हो रहा है। बिल्कुल हम देख सकते हैं क्योंकि महिलाओं की भागीदारी और युवाओं की भागीदारी इसमें जब मिलकर साथ आ रही है तो कहीं ना कहीं एक अलग कीर्तिमान इसमें नजर आ रहा है। आने वाले समय में जो आंकड़े हैं वो और ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे और तमाम कीर्तिमान रचते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपना समय निकालकर हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम को और ज़्यादा दुरुस्त बनाने की कवायद तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ बजट में क्या कुछ होगा इससे उम्मीद लगातार हम लगा सकते हैं क्योंकि स्टार्टअप को लेकर सरकार लगातार प्रतिबद्ध है और आगे की कड़ियां इसमें जोड़ती हुई भी नजर आ रही है। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। NPS is a mode of creating post-retirement corpus having two basic characters with its hand: disciplined saving and vigilant investment. अगर ये दोनों उसके क्राइटेरियाज मीट आउट होते हैं तो रिटायरमेंट कॉर्पस को पैदा करने के लिए इससे बढ़िया तरीका जो सिंपलेस्ट मोड में है वो और कोई अवेलेबल नहीं है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विदेश व्यापार महानिदेशालय वाणिज्य विभाग द्विउपयोगी औद्योगिक और सैन्य वस्तुओं, सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकियों के निर्यात से संबंधित अनुपालन नीति को सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर रणनीतिक व्यापार नियंत्रण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जो 30 जनवरी 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में संपन्न होगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अपनी वेबसाइट और अन्य संबंधित मंचों के माध्यम से सभी इच्छुक उद्योग व अन्य हितधारकों को आयोजित सम्मेलन के पंजीकरण के लिए आमंत्रित किया गया है। इस सम्मेलन में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वक्ता भाग लेंगे। इनमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1540 समिति के अध्यक्ष और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था के अध्यक्ष, वाणिज्य सचिव, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के सदस्य, विदेश व्यापार महानिदेशालय के महानिदेशक सहित अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल होंगे और उद्योग समुदाय व अन्य हितधारकों को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में 500 से अधिक उद्योग प्रतिनिधियों के भाग लेने की आशा है। और आइए अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। फोर्ब्स ने वर्तमान समय के अरबपतियों की सूची जारी की है। लग्जरी ब्रांड LVMH के मालिक बर्नार्ड अर्नोल्ट टेस्ला के CEO एलन मस्क को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची के मुताबिक वैश्विक लग्जरी ब्रांड LVMH के CEO अर्नोल्ट और उनके परिवार की कुल संपत्ति $23.6 बिलियन की वृद्धि के बाद $207.8 बिलियन हो गई। वहीं मस्क के $204.5 बिलियन से अधिक है। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि भारत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन रहा है और पहली बार रक्षा निर्यात में शीर्ष 25 देशों की सूची में शामिल हुआ है। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा है कि सरकार ने 4,666 रक्षा घटकों की 4 सूचियां जारी की हैं, जिनके आयात पर प्रतिबंध है, जिसके परिणाम स्वरूप भारी बचत हुई है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार उर्वरक इकाइयों, बिजली उत्पादन और औद्योगिक क्षेत्रों में खपत में वृद्धि के साथ 2024 में भारत की प्राकृतिक गैस की मांग 6% बढ़ने की उम्मीद है। 2022 में देखी गई 7% की साल दर साल गिरावट के बाद भारत की प्राथमिक गैस आपूर्ति 2023 में 5% बढ़ गई, जिसमें मुख्य रूप से पेट्रोकेमिकल, बिजली उत्पादन, रिफाइनरी और औद्योगिक क्षेत्रों द्वारा वृद्धि हुई है। देश के 16 सबसे बड़े राज्यों की कुल राजस्व प्राप्तियां अप्रैल से नवंबर 2023 के दौरान 5% की दर से बढ़ी। पूरे वित्त वर्ष 2023 से 24 में राजस्व प्राप्तियां में वृद्धि 17.4% रहने का बजट अनुमान है। इक्रा रेटिंग की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। रियल एस्टेट क्षेत्र की कंपनी मैक्रोटेक डेवलपर्स इस तिमाही में मुंबई, पुणे और बेंगलुरु में 11 परियोजनाएं शुरू करेगी। इन परियोजनाओं की कुल राजस्व क्षमता 6,260 करोड़ रुपए है। पंजाब नेशनल बैंक ने वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए अपने मुनाफे का अनुमान बढ़ाकर 7,000 से 7,500 करोड़ रुपए कर दिया है। बैंक ने तीसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन से उत्साहित होकर ऐसा किया है।
मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कहा है कि भारत का कार उद्योग अपने विनिर्माण विकास को आगे बढ़ाएगा और निवेश आकर्षित करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। भार्गव ने कहा कि देश विकासशील देशों के लिए ऑटोमोबाइल प्रौद्योगिकी का प्रदाता बन जाएगा। एयरबस पर्यावरण के अधिक अनुकूल विमानन ईंधन के उत्पादन में तेजी लाने के लिए भारत में निवेश करने को इच्छुक है। यूरोप की इस विमान निर्माता कंपनी में SAF के प्रमुख जूलियन मैनहैस ने ऑस्ट्रेलिया में एयरबस के कामों का उदाहरण देते हुए कहा, हम पैसा जुटाकर परियोजनाओं में तेजी लाने में मदद कर रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इकोनॉमी टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।